तो देखो भैया, वैसे तो फर्स्ट टाइम पढ़ाई करके थोड़े टाइम के बाद उसको भूल जाना बिल्कुल ही नॉर्मल सी बात होती है एंड इवन टॉपर्स भी भूल जाते हैं। लेकिन वो डिफरेंस आता है रिवीजन के टाइम पे, जब क्योंकि टॉपर्स ने वो टॉपिक को फर्स्ट टाइम रीडिंग के दौरान अच्छे से पढ़ा हुआ होता है, रिवीजन के दौरान वो अच्छे से रिवाइज करके अपने दिमाग में उसकी स्ट्रॉन्ग सर्किट बना लेते हैं। जबकि आपने फर्स्ट टाइम के दौरान ही वो टॉपिक को अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, इसलिए आप कितनी भी बार रिवीजन कर लो वो आपके दिमाग में अच्छे से बैठता ही नहीं है एंड आप उसको याद ही नहीं कर पाते हैं और उसकी वजह से रिजल्ट भी नहीं ला पाते। आज मैं आपको एक ही सेम टॉपिक को एक नॉर्मल स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से एंड एक टॉपर के पर्सपेक्टिव से पढ़ के दिखाऊंगा एंड आई एम श्योर इसके बाद आपका जो पढ़ाई करने का नजरिया है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। हालांकि ये टॉपिक वैसे तो मेडिसिन का है, लेकिन आप किसी भी फील्ड में या तो किसी भी सब्जेक्ट के लिए इसको अप्लाई कर सकते हो। तो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक आता है मेडिसिन में, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ HIV। यानी कि सपोज हमें काम करते टाइम पे या तो इंजेक्शन लगाते टाइम पे अगर HIV पॉजिटिव पेशेंट में यूज की गई निडल गलती से हमारे शरीर में लग जाती है, कहीं पे हाथ पे या पैर पे या मुंह पे कहीं पे भी, तो हमें भी HIV होने का रिस्क रहता है। लेकिन थोड़ी बहुत खुशी की बात यह है कि अगर निडल लगने के इनिशियल कुछ घंटों के अंदर अंदर आप कुछ ड्रग्स चालू कर देते हो तो वो आपके शरीर में फैले उसके पहले उसको खत्म कर सकते हो एंड सो आप HIV से बच सकते हो। एंड ये निडल इंजरी का जो सिनारियो है बहुत ही ज्यादा कॉमन है। हालांकि हमें पता नहीं होता कि पेशेंट में HIV है या नहीं है, लेकिन अगर नॉन HIV पेशेंट है तो रिस्क होता ही होता है। लेकिन अगर HIV का स्टेटस उसका पता नहीं होता है, क्योंकि हर किसी का HIV का स्टेटस हमें मालूम नहीं होता है। एंड सो वी आर एट अ कॉन्स्टेंट रिस्क ऑफ सो मेनी लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस, बट स्टिल वी कंटिन्यू आवर पर्पज ऑफ सेविंग द लाइव्स एंड आई होप सोसाइटी विल ऑल्सो कंटिन्यू गिविंग द डिजर्विंग रिस्पेक्ट टू द डॉक्टर्स। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप 10 बार भी पढ़ोगे तो भी थोड़े टाइम के बाद उसको भूल जाओगे। इवन मैं भी भूल जाता था, लेकिन फिर मैंने अपने टॉपर ब्रेन को एक्टिवेट किया एंड उसके बाद आई रिमेंबर्ड दैट वेरी इजीली। एक्चुअली बुक्स में जिस वे में इसको एक्सप्लेन किया वो तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एंड वहां से तो मुझे याद रखने में डिफिकल्टी आ रही थी। सो आई डिड दैट फ्रॉम द नोट्स में थोड़ा बहुत इजीली सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में लिखा हुआ है एंड सो लेट्स सी कि कहना क्या चाहते हैं वो लोग। सो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये कहना चाहते हैं कि जहां पे भी आपको इंजरी हुई है, जहां पे भी आपको निडल लगी है, उस पार्ट को आपको साबुन पानी से धोना है एंड उस पार्ट को रब नहीं करना है, यानी कि उसको घिसना नहीं है, जिससे कि वो चांस है कि इन्फेक्शन और भी कहीं पे फैल सकता है फटाक से। सो चलो ये तो अच्छी बात है, इजीली अंडरस्टेबल भी है, याद भी रह जाएगा। लेकिन मामला शुरू होता है अब सेकंड पॉइंट में वो लोग बोलते हैं कि आप अब असेस करो कि जिस पेशेंट को निडल लगी है उसको वास्तव में ड्रग्स की जरूरत है भी या नहीं। हो सकता है निडल लग गई लेकिन जरूरत ना भी हो ड्रग्स की। सो आपको क्या करना है, रिस्क असेसमेंट करना है, कैटेगराइज द एक्सपोजर, यानी कि कितना एक्सपोजर हुआ है उसको कैटेगराइज करना है। अगर ज्यादा एक्सपोजर हुआ है तो जरूरत पड़ सकती है, अगर कम एक्सपोजर हुआ जरूरत नहीं पड़ सकती है। सो इसको उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड ये तीनों पार्ट कितने सिमिलर है वो आप देखो। पहला तो पार्ट है माइल्ड, दूसरा है मॉडरेट एंड तीसरा है सीवियर। अब माइल्ड में वो लोग बोल रहे हैं म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोजर और नॉन इंटैक्ट स्किन विथ स्मॉल बोर नीडल एंड स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। मॉडरेट में वो लोग बोल रहे हैं अगेन म्यूकस मेम्ब्रेन एक्सपोजर और नॉन इंटैक्ट स्किन विथ स्मॉल बोर नीडल एंड लार्ज वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम कर दिया। सीवियर में वो लोग बोल रहे हैं परक्यूटेनियस एक्सपोजर विथ लार्ज वॉल्यूम और मोर देन 18 गॉज नीडल विद विजिबली कंटामिनेटेड बाय ब्लड। ये सारी थोड़ी बहुत मेडिकल की लैंग्वेज है, लेकिन आप ये देखो कि इसमें कितनी सारी सिमिलरिटीज है। मेडिकल वाले बच्चे होंगे तो उनको समझ में भी आ रहा होगा, लेकिन ये कुछ टाइम के बाद भूल जाने के बहुत ही ज्यादा चांस है, क्योंकि सब कुछ कंफ्यूजन में हो जाएगा। कहाँ पे स्मॉल नीडल थी, कहाँ पे लार्ज वॉल्यूम था, कहाँ पे स्मॉल वॉल्यूम था, कहाँ पे विजिबली कंटामिनेटेड ब्लड था, कहाँ पे परक्यूटेनियस एक्सपोजर विद लार्ज वॉल्यूम था, मतलब बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग वाली चीजें हैं। अब चलो मान लेते हैं कि आपने रट्टा मार के कैटेगरीज को भी अच्छे से मेमोराइज कर लिया, लेकिन मामला यहाँ पे भी खत्म नहीं होता है भैया। ये लोग बोल रहे हैं कि इसके बेसिस पे भी आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। हम तो सिंपली ऐसा भी कर सकते हैं कि चलो माइल्ड है मतलब कि एक्सपोजर कम है तो उसको जरूरत नहीं है, मॉडरेट एंड सीवियर है एक्सपोजर ज्यादा है तो उसको जरूरत है। लेकिन ये बोल रहे हैं कि इसके बेसिस पे आपको नहीं जाना है। अब इसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है जो कि इससे भी थोड़ा बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। उसमें आपको क्या करना है, जिस पेशेंट में यूज की थी अपनी नीडल उस पेशेंट को कुछ क्वेश्चन पूछने हैं एंड उस पेशेंट के स्टेटस के अकॉर्डिंग एंड आपके एक्सपोजर के स्टेटस के अकॉर्डिंग फिर सब कुछ कंबाइन करके आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आपको वो प्रोफाइलैक्सिस ड्रग्स देनी है या नहीं देनी है। सो अब आप वो पेशेंट को 2 क्वेश्चन पूछोगे। पहले तो उसको ये पूछोगे कि भैया तुमको सिम्टम्स है या नहीं है, एंड दूसरा क्वेश्चन पूछोगे आपके CD4 काउंट्स कितने हैं। अब CD4 काउंट्स अगर मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊं तो ब्लड में कुछ सेल्स होते हैं जो इनडायरेक्टली इम्यूनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि वो ज्यादा है तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी है, अगर वो कम है तो आपकी इम्यूनिटी कम है। पर्टिकुलरली HIV पॉजिटिव पेशेंट में वो ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। सो आपने पेशेंट से वो डेटा निकाला, उसमें सपोज ऐसा है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है एंड उसके CD4 काउंट्स भी ज्यादा है, मतलब कि पेशेंट को सिम्टम नहीं है, इम्यूनिटी भी अच्छी है, तो एक सेफ सिनेरियो है चलो कि HIV इतना ज्यादा नहीं है। तो अब क्या कर सकते हो, तो भी आपको कुछ नहीं कर सकते हो। तो फिर से एक एरो आता है जिसमें उन्होंने लिखा है कि फिर आप देखो टाइटर एक्सपोजर यानी कि जो हमने पहले देखा माइल्ड मॉडरेट सीवियर, जो एक्सपोजर की कैटेगरीज हमने देखी, या तो लार्ज वॉल्यूम है या तो म्यूकस मेम्ब्रेन या तो मोर देन 18 गॉज वाला जो भी हमने देखा वो आप देखो। अब उसमें जो टाइटर एक्सपोजर अगर कम है यानी कि माइल्ड वाली कैटेगरी में आता है तो ही उसको PEP नहीं देना है, यानी कि माइल्ड वाली कैटेगरी में आता है तो उसको PEP नहीं देना है, ठीक है। ये हो गया, चलो 2-3 एरो लगा के उन्होंने ये समझाया है। अब वो बोल रहे हैं कि फिर भी
अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है एंड CD4 काउंट्स भी ज्यादा है एंड उसका टाइटर एक्सपोजर ज्यादा है, मतलब कि आपको मॉडरेट या सीवियर हुआ है, तो फिर आपको PEP देना है। अभी भी आप सिनेरियो खत्म नहीं हो रहा, वो बोल रहे हैं कि अगर एडवांस डिसीज है, यानी कि पेशेंट को सिम्टम्स भी है, पेशेंट के CD4 काउंट्स भी कम है, यानी कि HIV थोड़ा बहुत फैला हुआ है, तो फिर आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपोजर, यानी कि आगे माइल्ड मॉडरेट सीवियर कुछ भी हो, आपको PEP देना है, यानी कि पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलिक ड्रग्स देनी है। हालांकि चलो अभी समझ में आ गया, लेकिन ये जो चीजें है ना, वो स्टूडेंट्स यूजुअली क्या करते हैं कि जैसी पेज की जो विजिबल मेमोरी होती है उसको ही दिमाग में रट्टा मार लेते हैं एंड फिर एग्जाम में बैठ के वो याद करते हैं कि यार ये एरो यहाँ पे जा रहा था, माइल्ड था, उधर कुछ मॉडरेट था, वो एरो में से कुछ PEP दे रहे थे, उधर कुछ नहीं दे रहे थे, एंड आगे फिर माइल्ड वाली कैटेगरी, मॉडरेट वाली, सीवियर वाली, वो तो अलग ही, उसका तो बखेड़ा है। एंड सब कुछ मिला के इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में कि आप डिसाइड नहीं कर पाते हो कि इसको यार पेशेंट को मैं ड्रग्स दूं या ना दूं। एक MCQ सॉल्व करने के लिए आपके पास हार्डली 40 से 45 सेकंड्स होते हैं एंड उसमें आप ये सारे कंफ्यूजन में 1-2 मिनट बिता देते हो एंड फिर भी आप एक्यूरेट आंसर पे नहीं आ पाते हो। एंड ऐसा आप हर आंसर के साथ, हर क्वेश्चन के साथ करते हो, जिसकी वजह से आपका पूरा पेपर जो है वो लेंथी हो जाता है इनडायरेक्टली एंड आप पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाते हो। एंड ऐसा तो था नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था, आपने पढ़ा था, लेकिन आपने क्योंकि उसकी विजुअल मेमोरी दिमाग में बिठाई हुई है एंड उसी को आप याद करने का ट्राई कर रहे हो कि यार बुक में इस पेज में इस जगह पे कुछ लिखा था, इसमें क्या था, उसकी वजह से आप वो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते हो एंड इसकी वजह से आपका पेपर खराब जाता है एंड आप रैंक नहीं ले पाते हो। लेकिन टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं, वो चीजों को ऐसे याद रखते हैं जिसकी वजह से सिर्फ 20 से 30 सेकंड के अंदर अंदर वो पूरे के पूरे MCQ को पढ़ के, उसके ऑप्शंस पढ़ के, उसको एनालाइज करके, उसमें से कीवर्ड ढूंढ के, उसमें से ऑप्शंस रूल आउट करके आंसर तक पहुंच भी जाते हैं एंड उसको एक्यूरेटली टिक भी करके आते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन फिर मैंने टेक्निक को बदला, मैंने विजुअल मेमोरी बनाने से अच्छा वो टॉपिक को ऐसे समझना स्टार्ट किया जिससे वो काम की चीजें मैं याद कर लूं एंड उसमें से कैसे भी क्वेश्चन आए उसको मैं सॉल्व कर पाऊं, ऐसे दिमाग में बिठा लिया। वो देखे उसके पहले मैं आपको एक और गिफ्ट देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो ऐसे रैंडमली 1-2 टॉपिक आके यूट्यूब पे आपको समझाता हूँ, लेकिन अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो एंड सारे के सारे टॉपिक्स को ऐसे प्रैक्टिकल वे में अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो फिजिक्स वाला। यस, फिजिक्स वाला को कौन नहीं जानता, उन्होंने अभी रिसेंटली ड्रॉपर्स के लिए यकीन 2.0 बैच को भी लॉन्च किया है, जो 18 में से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपको इंडिया के बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी के डेली लेक्चर्स मिलेंगे एंड साथ में MCQs, DPP, टेस्ट एनालिसिस, स्टूडेंट पेरेंट डैशबोर्ड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉक्टर्स की मेंटरशिप मिलेगी, वो तो अलग से। अगर एक बार पढ़ाई करने में गलती की है एंड फिर भी 250 से 650 तक का स्कोर ले जाके अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना चाहते हो तो फिजिक्स वाला इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर इट। बैच का प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल है एंड उसमें भी अगर आप मेरा कोड DPW150 यूज करते हो तो आपको और भी एक्स्ट्रा 150 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक बार डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैंने ये टॉपिक को अच्छे से समझा तो मुझे इतना पता चला कि भैया सिर्फ एक ही सेफेस्ट सिनेरियो है जिसमें आपको PEP देने की जरूरत नहीं है। फॉरगेट अबाउट ऑल द कैटेगरीज, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, या तो वो नीचे जो एरो दिए थे 3-4, वो सब कुछ भूल जाओ। जस्ट एक चीज आप याद रखो कि अगर पेशेंट नॉर्मल है, यानी कि उसको कोई सिम्टम्स नहीं है एंड उसकी इम्यूनिटी भी अच्छी, यानी कि CD4 काउंट्स भी अच्छे हैं एंड आपको जो निडल लगी थी वो स्मॉल बोर वाली निडल थी, यानी कि छोटी सी निडल, पतली सी जो आती है वो वाली निडल थी एंड उसमें से जो अमाउंट आपके अंदर गया है वो भी बहुत ही छोटा है, यानी कि स्मॉल अमाउंट, तो ये सबसे सेफेस्ट सिनेरियो है। पेशेंट भी नॉर्मल है, आपको निडल भी बहुत पतली वाली लगी है एंड उसमें से जो अमाउंट गया है वो भी सबसे कम है। सो ये पर्टिकुलर सिनेरियो जब भी होता है तब आपको PEP नहीं देना है, दैट्स इट। बाकी किसी भी पैरामीटर में कहीं पे भी कोई भी डेविएशन आता है तो आपको PEP देना है। ये कीवर्ड आपको MCQ में फाइंड करना है एंड अगर ये सिनेरियो के अलावा थोड़ा सा भी कहीं पे भी अगर लार्ज निडल है या तो लार्ज बोर वॉल्यूम है या तो कुछ भी अलग है तो फिर आपको सीधा टिक करना है, PEP देना है। सो वो डेविएशन कौन से होंगे, एक तो होगा आपकी नीडल बड़ी है, एक तो है वॉल्यूम बड़ा है, एक तो है पेशेंट सिम्टोमेटिक है, ठीक है, उसको सिम्टम्स है, एंड एक तो है उसके CD4 काउंट्स जो है वो लो है। अगर नीडल बड़ी है तो PEP दे दो, अगर वॉल्यूम भी बड़ा है उसमें से ट्रांसफर होना PEP दे दो, अगर सिम्टम्स पेशेंट को है तो PEP दे दो, अगर CD4 काउंट्स कम हुए हैं तो PEP दे दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। आपको सिर्फ एक ही सिनेरियो याद रखना है जो कि सबसे सेफेस्ट सिनेरियो है। अगर आपका जो क्वेश्चन है उसमें वो सिनेरियो मेंशन है तो PEP नहीं देना है। अगर उसमें से छोटा सा भी डेविएशन है, इवन नीडल छोटी है एंड वॉल्यूम बड़ा है तो भी PEP देना है। अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक है लेकिन CD4 काउंट्स उसके अच्छे है, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ी हुई है, तो भी PEP देना है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स नहीं है, यानी कि नॉर्मल सा लग रहा है लेकिन उसके CD4 काउंट्स कम है, तो भी आपको PEP देना है। मतलब कुछ भी वेरिएशन होता है, ये चारों जो पैरामीटर बताए मैंने उसमें से वो चारों के चारों एक साथ होने चाहिए तभी आपको PEP नहीं देना है। वो चारों में से अगर 3 है और एक भी नहीं है तो भी आपको PEP देना है। अब इसको आप वो टेबल्स में जाके भी कंफर्म कर सकते हो, जो कैटेगरीज थी और जो एरोज लगाए थे उसमें भी जाके आप कंफर्म कर सकते हो। सपोज चलो हम मान लेते हैं कि आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी लार्ज वॉल्यूम लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लोगे लार्ज वॉल्यूम आता है आपकी मॉडरेट वाली कैटेगरी में एंड फिर आप जब नीचे जाओगे तो सपोज पेशेंट को सिम्टम्स
सिम्टम्स नहीं है एंड इम्यूनिटी भी अच्छी है, ठीक है, तो पहला वाला सिनेरियो आएगा। उसमें मॉडरेट वाली कैटेगरी में आता है टाइटर एक्सपोजर ज्यादा, ठीक है, तो पीपी आपको देना है। सपोज पेशेंट को एडवांस डिसीज है यानी कि CD4 काउंट्स भी कम है एंड सिम्टम्स भी है, तो फिर आपको मॉडरेट सीवियर कुछ देखने की जरूरत ही नहीं, पीपी देना ही देना है। सो अगर लार्ज वॉल्यूम कहीं भी मेंशन है तो आपको पीपी देना है। ऐसे ही आप कोई भी सिनेरियो लेके इस टेबल में डालोगे आपको वो आंसर मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। सो दैट इज हाउ आई एंड इवन ऑल द अदर टॉपर्स रिमेंबर द थिंग्स। वो बुक में दी गई सीधी की सीधी चीजों को ऐसे ही रट्टा मार के दिमाग में नहीं बिठा लेते हैं, वो पहले चीजों को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, उसको सिंप्लीफाई बनाते हैं, उसमें से काम की चीजों को याद रख के कैसे वो इस टॉपिक में से आया हुआ एमसीक्यू कहाँ से भी डाला हो, कैसे भी ट्विस्ट करके पूछा हो, उसको 20 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं वैसे याद करते हैं। अब अगर मैं वो एरोस से एंड कैटेगरीज में उसमें अगर उलझा हुआ रहता तो वो एमसीक्यू सॉल्व करने में मुझे 2 मिनट लगते रहे, जबकि अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया कि भैया मुझे 4 वर्ड अगर सेम टू सेम मिलते हैं एक ही क्वेश्चन में तो नहीं देना है, अगर इसमें से कुछ भी डेविएशन है तो देना है, सिंपल सी बात है। 20 तो क्या 10 सेकंड के अंदर अंदर वो एमसीक्यू को सॉल्व कर लेंगे। अब ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल था, हो सकता है ये गाइडलाइंस पुरानी हो गई हो या तो इसमें कुछ गलती हो या तो और भी कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेके बताया। इसकी अथॉरिटी का कोई मैं जिम्मेदार नहीं हूँ कि भैया इन्फॉर्मेशन सच ही सच है, लेकिन कैसे भी टाइप के क्वेश्चन में आप अगर ऐसे याद करने का ट्राई करते हो सिंप्लीफाई करके तो वो आपके एमसीक्यू सॉल्विंग की जो ट्रिक्स है उसको 100 टाइम्स बेटर बना सकता है। यहाँ पे थोड़ी बहुत फॉल्ट हमारी जो टेक्स्ट बुक्स होती है उनका एंड ये जो टीचर्स टिपिकली एक्सप्लेन करते हैं उनका भी होता है। वो लोग टॉपिक्स को टेक्स्ट बुक्स में लिखते ही ऐसे है कि स्टूडेंट्स को बेचारे को समझने में ही एक दिन निकल जाए एंड उसके बाद याद करने की बात तो बहुत दूर है, लॉन्ग टर्म याद करने की बात तो भूल ही जाओ। अगर छोटा सा याद कर लेता है अभी के लिए तो भी कुछ टाइम के बाद वो भूल जाएगा। यही सेम टॉपिक को सिंपल वे में भी लिख सकते थे, ये दोनों टेबल्स को फ्यूज कर दो एंड उनको साइड टू साइड कंपेरिजन कर दो कि भैया ये सिनेरियो है तो ऐसे करना है, ये सिनेरियो है तो ऐसे करना है, या तो क्लिनिकली ओरिएंटेड सिनेरियोस बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं कि भैया आपके पास ऐसा पेशेंट आया तो इसको आपको ऐसे ऐसे मैनेज करना है, इसको देना है, इसको नहीं देना है। तो उससे स्टूडेंट्स को बेटर एक ओरिएंटेशन रहता है रादर देन ये जो एरो वेरो टेबल्स ग्राफ्स वाफ्स है, बहुत ही बोरिंग सी चीजें होती है। स्टूडेंट्स थोड़े टाइम के बाद उसको भूल जाता है, कंफ्यूजन में ही रहता है पूरी लाइफ। एंड ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टैंडर्ड की सारी टेक्स्ट बुक में ये सारी चीजें मिसिंग होती है। वो जस्ट नॉलेज देने के लिए वहां पे लिखना पड़ता है, इसलिए लिख देते हैं। सामने वाले को कैसे समझ में आएगा, स्टूडेंट कैसे समझेगा, अंडरस्टैंड करेगा, याद रखेगा, किसी को कुछ पड़ी नहीं होती है। आई डोंट नो सिस्टम में ऐसे चेंजेस कब आएंगे, लेकिन तब तक आपका भाई यहाँ पे बैठा है, इतने ज्यादा प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ हैक्स देता रहता हूँ भैया, आपको पढ़ाई के बारे में हो या तो लाइफ के बारे में हो, ताकि आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव आउटकम आ सके। सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। एंड अगर चीजों को लॉन्ग टर्म के लिए याद करने की एक और टेक्निक जानना चाहते हो जो कि बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आया था इस वीडियो पर भी, यहाँ पे आ जाएगा, एक बार देख सकते हो, वरना ये वीडियो देखो जो किसके साथ रिलेटेड है। बार बार मेरे वीडियोस को देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में और भी ज्यादा एनर्जी के साथ।